तो हम लोगों ने जैसे इंडक्टर में करंट की ग्रोथ के बारे में बात करी थी और ये बात समझाई गई थी कि इंडक्टर में करंट अगर बढ़ानी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से करंट बढ़ जाए। करंट एब्रप्टली इंक्रीज नहीं होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। अब आप बात करते हैं इंडक्टर में करंट के डिके पर। मतलब एक इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही थी और हम चाहते हैं कि उस करंट को कम किया जाए, मान लो ख़त्म ही कर दिया जाए, जीरो ही कर दिया जाए। तो भाई मेरे इंडक्टर में करंट अगर ख़त्म करनी है तो यहाँ भी ये नहीं हो सकता कि इंडक्टर में 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही थी तो एकदम से जीरो हो जाए। नहीं, 10 से जीरो हो सकती है बट एकदम से नहीं होगी, कुछ कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी। तो जहाँ हम ऐसी चीज़ स्टडी करते हैं जहाँ इंडक्टर में करंट को घटाने की बात चल रही होती है, ख़त्म करने की बात हो रही होती है, तो हम उसको कहते हैं डिके ऑफ करंट इन इंडक्टर। अच्छा, अरेंजमेंट क्या बनाया जाता है वो देखिए। ये एक इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ रजिस्टर, बैटरी, ये सब लगे हुए हैं। आज की तारीख में यहाँ एक स्विच है और ये स्विच क्लोज्ड है। देख लीजिए, ये स्विच ऐसे नीचे है तो यहाँ पर ये बैटरी का इधर से कनेक्शन हो रखा है। जब बैटरी का इधर से कनेक्शन हो रखा है तो इस समय इस सर्किट में बैटरी कुछ करंट फ्लो करा रही होगी। हमने कहा मान लेते हैं इस समय ये इंडक्टर में I0 करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही होगी, इसमें भी करंट फ्लो हो रही होगी। मैं उनको अभी नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा यहाँ पे करंट नहीं है, ये किसने कहा, ठीक है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। अब मैं ये सोचता हूँ यार चलो इंडक्टर में ये करंट फ्लो हो रही है। अब ऐसा नहीं कि ये सर्किट, अच्छा एक और चीज़, ऐसा ये अभी अभी बनाया नहीं, ये सर्किट लंबे समय से बना हुआ है और आज की तारीख में इतनी करंट यहाँ पर है, ठीक है। कोई ये ना कहे कि सर अभी अभी सर्किट बनाया इंडक्टर में एकदम से करंट कहाँ से आ गई। अरे ये सर्किट पहले से बना हुआ है भाई, हमने तो अभी बनाया इसे, हमने तो ड्रा भी किया है, बना हुआ ये पहले से था। चलो अब क्या होता है, अब आप इस इंडक्टर में करंट को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करें। अरे भाई करंट फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार कौन थी, बैटरी। हटा दो बैटरी को, पिक्चर से हटा दो। कैसे हटाएं, ये स्विच है, इसको ओपन कर दो। स्विच को ओपन करते ही ये कनेक्शन कट जाएगा, बैटरी पिक्चर से गायब हो जाएगी। तो बैटरी कहेगी अब मैं यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कराना चाहती हूँ, इसका मतलब हम इंडक्टर में करंट को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैं लिखा ओपन करो स्विच को एट t बराबर 0, सही है। t बराबर 0 पर स्विच को खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने पर अगर हम t बराबर 0 प्लस की बात करें, यानी कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद, ठीक है। तो स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद जो है, अगर सॉरी फिर क्लोज बोल गया, स्विच को ओपन करने के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर ओपनिंग स्विच, स्विच को ओपन करने के तुरंत बाद यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये बैटरी गई पिक्चर से, रजिस्टर रह गया और ये इंडक्टर रह गया। अब वैसे तो स्विच को ओपन करके हम ये चाह रहे थे कि इंडक्टर में करंट ख़त्म हो जाए, बट इंडक्टर में करंट एकदम से चेंज नहीं हो सकती। तो जैसे ही तुम स्विच को ओपन करोगे ठीक उसके तुरंत बाद अगर हम देखेंगे तो इंडक्टर कहेगा मेरे में करंट एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती। तो पहले अगर करंट I0 थी मेरे में, तो स्विच को ओपन करने के तुरंत बाद भी करंट I0 ही मेरे थ्रू फ्लो होगी। अच्छा चलिए, कोई ये कह सकता है कि सर इस समय यहाँ पे करंट कैसे दिखा दी, कोई बैटरी वगैरह तो है नहीं, करंट कौन फ्लो करा रहा है। तो हम कहेंगे एक बैटरी है जो दिख नहीं रही है। कौन सी बैटरी, इसमें EMF इंड्यूस होगा। इंडक्टर में क्या होता है, वो -L/di/dt वाला इंड्यूस्ड EMF होगा, बस वही बैटरी है जो इस सर्किट में इस समय करंट फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार है, समझे। अच्छा चलो खैर, हमने कहा स्विच को ओपन करने के तुरंत बाद तो इसमें करंट एकदम से ख़त्म नहीं हुई, तो क्या करें, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद आते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर इंडक्टर में करंट शायद कुछ कम हो गई हो। तो थोड़ी देर बाद आइए, एट टाइम t, ठीक, टाइम t पे आ गए। भाई मेरे टाइम t पे अगर आप आ गए तो इस सिचुएशन में ये R और ये L और ये करंट I0 से बदल घट के क्या हो गई I, ठीक है। ये देखिए ये करंट I।
अब हम लोग कुछ इक्वेशन वगैरह लिखेंगे इसमें, सो दैट हमें ये पता चल सके कि किसी टाइम टी पर ये करंट कितनी थी। ओके, तो पहले इंडक्टर की जगह इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बैटरी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। ये देखिए, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बैटरी बना दी, -L/di/dt। ठीक अच्छा, फिर इसको माइनस है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है हमें, तो हम इसको पलट के बना देंगे तो L/di/dt हो जाएगा। ये ऐसे ही रहने दो, जैसे चाहो वैसे रहने दो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर और यहाँ पर इसके लिए कुछ वर्किंग करेंगे। क्या, जैसे रजिस्टर इसमें करंट आपने यूँ दिखाई है, तो इधर क्या होगा प्लस और इधर होगा माइनस। रजिस्टर में जिधर से करंट घुसती है उधर होता है प्लस, जिधर से निकलती है उधर होता है माइनस। बैटरी छोटी प्लेट माइनस, बड़ी प्लेट प्लस। ठीक, इसका ईएमएफ में लिख देता हूँ ऐसे E, और E की वैल्यू कितनी है, -L/di/dt। अब थोड़ा सिंपल, क्योंकि ये ऐसे सही दिखाई दे रहा है अब आपको, है ना, E की वैल्यू -L/di/dt। अब क्या हुआ, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे ये बैटरी है, ये यहाँ पे करंट फ्लो करा रही है, तो E बराबर IR, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। E की वैल्यू -L/di/dt, ठीक है, E की वैल्यू -L/di/dt बराबर I × R, सही है। अब इसको ऐसे लिख लो, di/i बराबर -R/L × dt। ओके, दोनों तरफ जरा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन di/i बराबर -R/L × dt। टाइम जब 0 है उस समय करंट कितनी फ्लो हो रही है, I0, और टाइम t तक आते आते करंट कितनी फ्लो हो गई, I। देख लीजिए, जब टाइम 0 था तो इंडक्टर में करंट I0 है, और टाइम t तक आते आते करंट हो गई I। इसका इंटीग्रेशन di/i का इंटीग्रेशन ln I, यस, कोई दिक्कत नहीं, I0 से I बराबर -R/L dt का इंटीग्रेशन t, 0 to t। देख लीजिए, ये आपने क्या किया, पहले यहाँ से इक्वेशन लिखी, अब इसमें di है dt है, हमें di और dt में रिलेशन नहीं चाहिए, हमें तो I चाहिए t के टर्म में। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई शुरुआत में करंट जो है वो 10 एम्पियर फ्लो हो रही थी, तो बताओ 1 घंटे के बाद करंट 10 एम्पियर से घट के कितनी हो जाएगी, बताओ 1 मिनट के बाद करंट 10 एम्पियर से घट के कितनी हो जाएगी, ये हम जानना चाहते हैं। तो हमें करंट चाहिए किसी टाइम t पर, तो I और t में रिलेशन लिखने के लिए di और dt को गायब करना पड़ेगा। तो di और dt को गायब कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करके, यस। अच्छा जी, इंटीग्रेशन की लिमिट रखिए, ln I -ln I0 इक्वल टू -R/L t - 0। ln I -ln I0 क्या हो गया, I/I0 बराबर -RT/L, तो t बराबर -L/R ln I0/I0। ये देखिए, ऐसे हम लोग ये माइनस को अगर हम ln के अंदर डाल देंगे तो ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, I/I0 बन जाएगा I0/I, तो वो मैं भी कर दूंगा। अभी यह माइनस साइन है, ठीक है। तो आप पहले एक काम करिए, इतनी चीज़ जो आपके सामने मैंने लिखी है इसको नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया t बराबर -L/R ln I/I0 है, इसको ऐसे लिख लीजिए, t बराबर L/R ln I0/I। ये आपका एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा ऐसे केस में कि जहाँ पर शुरुआत में करंट दे दी जाए आपको कि भाई इंडक्टर में शुरुआत में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, और आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने टाइम के बाद ये करंट 10 एम्पियर से घट के 2 एम्पियर रह जाएगी। तो 10 एम्पियर से घट के 2 एम्पियर रहनी है तो शुरुआती करंट यहाँ 10 एम्पियर रखोगे, और कितनी करंट तुम्हें चाहिए, 2 एम्पियर, वो यहाँ डालोगे, एल और आर की वैल्यू रखोगे, टाइम अपने आप आपको मिल जाएगा। तो करंट अगर पूछी जाए कि भाई इतनी करंट जो है वो कब हो जाएगी, सॉरी टाइम अगर पूछा जाए कि करंट 10 एम्पियर से घट के 2 एम्पियर कितने टाइम में हो जाएगी, या करंट 10 एम्पियर से घट के 5 एम्पियर कितने टाइम में हो जाएगी, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गिवन आई फाइंड टी, ठीक है, टू बी यूज्ड, ये लिख देते हैं ये बात,
कि भाई ये कब इस्तेमाल करना है, टू बी यूज व्हेन आई इज गिवन एंड टी इज टू बी कैलकुलेटेड। टाइम कैलकुलेट करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हमने कहा भाई ऐसा है, इसको हम लोग करंट को टाइम के टर्म्स में भी कन्वर्ट करते हैं। क्या मतलब, मान लो टाइम पूछा जाए, टाइम दे दिया जाए और करंट पूछ दी जाए। क्या मतलब, शुरुआत में करंट 10 एम्पियर थी, आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 मिनट के बाद कितनी करंट रह जाएगी। सही है, तो उसके लिए हम करंट को टाइम के टर्म्स में लिखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ लिखो ln I/I0 बराबर माइनस RT/L। कोई दिक्कत नहीं। ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है log बेस e। हाँ सही है, नेचुरल लॉग का मतलब log बेस e। e कौन, 2.718। अब तो ये हमने इस तरह से लिख लिया इसको, ln I/I0 बराबर माइनस इधर r इधर l इधर। अब ये जो ln है, ln होता है नेचुरल लॉग, मतलब log बेस e। e यानी 2.718। तो मैं क्या करूँगा, ये log हटाऊंगा, तो log हटाऊंगा तो इधर वाली चीज़ जो है वो बेस की पावर में चढ़ जाएगी, ऐसा होता है। तो I/I0 बराबर e की पावर माइनस RT/L। ये e की पावर में है माइनस RT/L। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया इसको, I बराबर I0 e की पावर माइनस RT/L, ऐसे याद कर लिया। और बहुत से लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, I बराबर I0 e की पावर माइनस T/τ। ठीक है, इसमें I0 इनिशियल करंट है, ये लिख देता हूं मैं। I0 है इनिशियल करंट, मतलब करंट एट t बराबर 0। ठीक, जब शुरुआत हुई थी, जब इंडक्टर में करंट को डिक्रीज कराना शुरू कराया, उस समय I जो है वो है करंट एट टाइम t। ठीक, और टाउ जो है ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा L/R। ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। ठीक है, ये जो डिके चल रहा है, डिके का सर्किट बना हुआ है, LR सर्किट है, इसका टाइम कांस्टेंट। ठीक, अगर मैं t बराबर इन्फिनिटी यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद सर्किट में करंट की बात करूं तो I की वैल्यू I0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और I0 इसको 1/e की पावर इन्फिनिटी लिख लोगे। 1/इन्फिनिटी क्या हो, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो I की वैल्यू 0। लंबे समय के बाद करंट 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। देखो, हम यही तो चाहते थे कि जो इंडक्टर है उसमें करंट खत्म हो जाए, बैटरी को हटाया कर लिए ताकि इंडक्टर में करंट खत्म हो जाए। बस होगा ये कि करंट एकदम से खत्म नहीं होगी, करंट को खत्म होने में लंबा समय लगेगा। ठीक है, ये इंडक्टर की उस प्रॉपर्टी के चलते है कि इंडक्टर अपने में करंट को एब्रप्टली चेंज नहीं होने देता है, स्मूथली चेंज होने देगा, एब्रप्टली चेंज होने नहीं देगा। ओके, हम लोग दो इंपॉर्टेंट टाइम है, उन पर करंट कितनी होगी वो भी देखते हैं। t बराबर टाउ पर अगर देखा जाए तो t बराबर टाउ पर I की वैल्यू I0 e की पावर -1। देख लीजिए, इसमें t बराबर टाउ रखूंगा तो e की पावर -1 आ जाएगा, यानी कि I0/E। e की वैल्यू 2.718 होती है, तो 1/E जो है 0.37 होता है, तो I बराबर 0.37 I0। ये देखिए, t बराबर टाउ वो टाइम है जब करंट अपनी स्टार्टिंग करंट का 0.37 टाइम्स तक पहुंच जाएगी, या 1/E टाइम्स तक पहुंच जाएगी, या ये कह लो स्टार्टिंग करंट के 37% तक पहुंच जाएगी, जो चाहे वो कह लीजिए। ओके, और दूसरा एक टाइम होता है t बराबर टाउ ln2। ये टाइम अगर आप देखेंगे तो इसमें जब आप यहाँ रखेंगे तो e की पावर माइनस टाउ ln2, तो e की पावर माइनस ln2, तो e की पावर ln2 2 होता है, तो e की पावर माइनस ln2 हो जाएगा 1/2। लिख देता हूं लो भाई, I बराबर I0 e की पावर माइनस ln2। ठीक है,
तो आई नॉट 1/e⁻ ln2 ऐसे लिख लीजिए, और e⁻ ln2 होगा तो i बराबर आई नॉट इंटू 1/2, तो i बराबर 0.5 आई नॉट। देख लीजिए ये वो टाइम है जब करंट अपने स्टार्टिंग करंट के 50% तक डिके हो चुकी होगी या डिक्रीज हो चुकी होगी। अब एक ग्राफ बनाते हैं करंट का टाइम के साथ जो डिके हो रहा है, किस प्रकार से करंट टाइम के साथ घट रही है, वो ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे। पहले आप जितनी चीज़ आप अभी आपके सामने है क्लास को रोकें और इसको ठीक से कॉपी में नोट करें। तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया ये करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। इंडक्टर में करंट स्टार्ट करते समय t बराबर 0 पर करंट कितनी फ्लो हो रही थी, आई नॉट। फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये करंट घटेगी और घटते घटते 0 पहुँच जाएगी। ये देखिए ये करंट घटती जा रही है, ये इसको एक्सपोनेंशियल डिके कहते हैं। ऐसा है ना, ये e एक्सपोनेंट पावर इतना, तो e की पावर के हिसाब से घट रही है तो इसको एक्सपोनेंशियल डिके बोला जाता है। चलो खैर नाम से मतलब नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये करंट ऐसे डिक्रीज करती चली जाती है और लंबे समय के बाद t बराबर इन्फिनिटी, बहुत लंबे समय के बाद ये करंट 0 हो जाएगी। और देखिए अगर आप इसमें करंट की बात करें कि करंट अपने स्टार्टिंग करंट के आधे पर कब पहुंचेगी, ये देखो 0.5 आई नॉट, तो वो टाइम अभी हमने पढ़ा था टाउ ln2। ln2 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है, तो ये 0.693 टाउ। बहुत से लोग इसको ऐसे 0.7 टाउ करके भी लिख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और ध्यान दीजिए करंट अपने स्टार्टिंग करंट के 1/e टाइम्स तक आई नॉट अपान ई, ये देखो यहाँ लिखते हैं आई नॉट बाई ई, आई नॉट बाई ई लिख लो या 0.37 आई नॉट लिख लो, एक ही बात है। इस करंट तक कब पहुंचेगी, तो हमने बताया कि इस करंट तक गिरने में उसको जो टाइम लगेगा वो t बराबर क्या होगा, टाउ। सही है, देख लीजिए स्टार्टिंग करंट है स्टार्टिंग करंट t बराबर 0 पर है आई नॉट। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे करंट ऐसे घटती चली जा रही है और करंट को आधा रह जाने में टाइम इतना लगेगा और करंट को 1/e हो जाने में या 0.37 टाइम्स हो जाने में जो टाइम लगेगा वो होगा इतना। एक्सप्रेशन आई का टी के साथ जो है रिलेशन ये रहा और टाउ यानी टाइम कांस्टेंट ये रहा। ये सब बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो क्लास को रोकें और ये ग्राफ साफ साफ अपनी कॉपी में ड्रॉ करें, फिर आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया, एक क्वेश्चन लिखा हमने डिके ऑफ करंट को लेकर। हमारे पास इस टाइप से एक सर्किट बना हुआ है। अच्छा, आज की तारीख में सर्किट में एक स्विच है, वो स्विच क्लोज्ड है, मतलब ये बैटरी यहाँ पर करंट वगैरह फ्लो करा सकती है। अब देखो इस सर्किट के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये सर्किट आप ये मान सकते हैं कि लंबे समय से ऐसे बना हुआ होगा, ऐसा नहीं कि अभी अभी बना है, ये लंबे समय से ऐसे बना हुआ होगा। इसमें करंट वगैरह का जो भी सेटलमेंट होना होगा, जो भी करंट में वेरिएशन था वो सब खत्म हो चुका होगा, ठीक है। इंडक्टर में जो भी करंट की ग्रोथ होनी होगी सब हो चुकी होगी और एक फिक्स करंट यहाँ पर इंडक्टर में कुछ फ्लो हो रही होगी। क्यों, लंबा समय बीत चुका है इस सर्किट को बने हुए, चीज़ें स्टेडी स्टेट मतलब सेटलमेंट हो चुका है, जो भी वेरिएशन होने थे सब हो गए। कि जैसे शुरुआत में जब तुम सर्किट बनाओगे तब इंडक्टर में कोई करंट नहीं थी, फिर बैटरी यहाँ करंट फ्लो कराना चालू करेगी तो इंडक्टर में करंट ग्रो करेगी, तो करंट ग्रो करेगी तो एक मैक्सिमम वैल्यू पे जहाँ भी जाना है उसको, जिस भी वैल्यू पे जाना है उस पर सेटल हो जाएगी। तो बस वो सेटलमेंट हो चुका है। हम उस सब की बात नहीं कर रहे हैं कि वो करंट ग्रो हुई, ये हुआ, वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अब आगे क्या होगा, अब तक की बात नहीं हो रही, इसके बाद, ठीक। तो ओपन स्विच, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्विच को खोल दे रहे हैं। स्विच को खोलोगे बैटरी पिक्चर से हट जाएगी। तुम क्या करना चाहते हो स्विच को खोल के,
तुम चाहते हो कि जो इंडक्टर है उसमें करंट को ख़त्म किया जाए बैटरी को पिक्चर से हटा के। सही है, तुमने यही काम किया, ये स्विच को खोल दिया, इंडक्टर में करंट डिके करने लगेगी। सही है, तो इंडक्टर में करंट बतानी है 5 सेकेंड्स आफ्टर ओपनिंग स्विच। तो पहले तो तुम्हें यह पता करना पड़ेगा कि आज जब ये सर्किट स्टेडी स्टेट में है तो इस समय इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि शुरुआती करंट जब पता होगी तभी तो कैलकुलेट करोगे कि आगे इसके ओपन करने के 5 सेकंड बाद कितनी करंट बचेगी। पहले स्टार्टिंग करंट तो पता करो भाई। तो पहला सर्किट सॉल्व करिए, इस जगह आज कितनी करंट फ्लो हो रही है वो पता करिए, फिर उसके बाद स्विच को खोलने के बाद करंट डिके होने लगेगी, तो स्विच को खोलने के 5 सेकंड बाद जो करंट बचेगी वो बतानी है। तो क्लास को रोकें और जवाब निकालने की कोशिश करें। अच्छा चलो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास आज की तारीख में जो सर्किट है पहले उसकी बात करो। इस समय ये 10 वोल्ट की बैटरी, यस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस, यस, इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस, यस, और ये इंडक्टर इस समय बिहेव कर रहा होगा एक शॉर्ट सर्किट की तरह से। एस सी का मतलब शॉर्ट सर्किट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब इंडक्टर में करंट कभी भी ग्रो कराई जाती है बैटरी वगैरह कनेक्ट करके, तो जब लंबा समय बीत चुका होता है, सेटलमेंट हो चुका होता है, मैक्स जो भी करंट है वो फिक्स हो चुकी होती है, तो इंडक्टर का बिहेवियर उस समय एक शॉर्ट सर्किट की तरह से होता है। इंडक्टर ऐसे बिहेव करेगा जैसे इंडक्टर नहीं है बल्कि एक सीधा सा तार यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको, सवाल भी करा चुका हूँ इस पर लास्ट क्लास में। अच्छा चलिए, तो इस समय यहाँ जो करंट है उसको मैं आई नॉट लिख देता हूँ। क्यों भाई इसको आई नॉट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ जो करंट होगी वही समझो इंडक्टर में इनिशियल करंट हो जाएगी जब तुम स्विच को खोल के करंट को खत्म करने की कोशिश करोगे। आई बात समझ में? तो ये आई नॉट इस समय पता करना जरूरी है। मैंने तो बहुत आसान है, देखिए ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, और समझो ये 2 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहीं पे इस 2 ओम के साथ जो है समझो यहाँ पे वो इंडक्टर है और यहीं करंट तुमको पता करनी है। यस, तो इस समय आप ध्यान दीजिए, बैटरी को कितना रेजिस्टेंस दिखाई देगा? 2 और 2 पैरेलल में, 2 और 2 पैरेलल में तो इक्विवेलेंट 1 ओम हो जाएगा, निकाल लो पैरेलल से 1 ओम। 1 और 3 सीरीज में मिला के 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी? यहाँ पे होगी 10/4, यानी कि 2.5 एम्पियर। अब इतना काम तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं सीरीज पैरेलल इनका करता रहूँ दिखाता रहूँ, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। इन दोनों का पैरेलल मिला के 1 और 3 सीरीज में मिला के 4, 10 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम रेजिस्टेंस दिखाई देगा, तो 10/4 यानी 2.5 एम्पियर करंट आएगी। अब ध्यान दो, यहाँ 2.5 एम्पियर करंट आएगी तो वो बटेगी, ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, बराबर बटेगी, तो इधर करंट आधी जाएगी। 2.5 का आधा कितना होगा? 1.25। लो भाई आई नॉट आ गया, 1.25 एम्पियर लिख लो, या कोई बच्चा चाहे भाई 5/4 भी लिख सकता है, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, जो चाहे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो ये हो गया करंट। अब कब? इस समय। अब स्विच को खोलो। सही है, अब स्विच को ओपन करो, ओपन स्विच। ठीक, और जब स्विच को खोल ले ठीक उस समय t=0 कर दो। उस समय अगर आप देखेंगे तो ये स्विच से अब कोई इधर से कोई मतलब नहीं रहा, ये लोग हैं यहाँ पर। तो अब जब ये लोग हैं तो यहाँ इंडक्टर 5 हेनरी का, इसमें करंट आई नॉट, यस, और इधर ये रेजिस्टेंस 2 ओम, इधर रेजिस्टेंस 2 ओम। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंडक्टर जो है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस सेल 5 हेनरी है और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 4 ओम। देख लो, ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है अब इस समय। पहले ये दोनों पैरेलल में थे,
अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। अब ये दोनों सीरीज में है, करंट ऐसे फ्लो ना, क्या बात है ये। तो ये 4 ओम हो गया सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस हो गई ये, ठीक। अब किसी टाइम टी पर आप अगर सर्किट में करंट जानना चाहते हैं तो ये सोचिए, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये इंडक्टर है 5 हेनरी का, और करंट जो है वो आपकी घट के हो गई आई। तो आई बराबर क्या लिखोगे, आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। लो, हो गया काम खत्म। वैल्यू तो रखनी है। अब शुरुआती करंट आपकी कितनी है, 1.25 एम्पियर, और ई की पावर माइनस आर कितना है, 4 ओम। टाइम कितना है भैया आपके पास, टाइम कितना है, 5 सेकेंड है ना टाइम आपके पास, यस 5 सेकेंड। और एल कितना है, वो 5 है, ये कट गया। और आई बराबर 1.25 ई की पावर माइनस 4। तो इसको लिख सकते हो 1.25 अपान ई की पावर 4 एम्पियर। ये आपका आंसर है, देख लीजिए, ये फाइनल आंसर आ गया। स्विच को ओपन करने के 5 सेकंड बाद सर्किट में करंट इतनी फ्लो होगी जितनी यहाँ पर अभी हमने निकाली। तो पहले देखिए 2 स्टेप में काम करना पड़ा। पहले ये पता किया कि जब ये स्विच आपका क्लोज था तब उस समय यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही थी। ये जरूरी है, जब तक ये करंट नहीं निकालोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रीज़न, क्योंकि जब इसको खोलोगे तो इसमें जो स्टार्टिंग करंट है वो कहाँ से, वो उसी से तो मिलेगी, ठीक है। तो मैंने ये आपके लिए लिख दिया है, समझा दिया है। आप क्लास को रोकें और ये जो आपके सामने लिखा है इसको कॉपी में साफ साफ नोट करें, फिर देखते हैं आगे। तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये एक और सवाल लिखा गया हमने कि ये एक इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस इसकी एल, ये रजिस्टर आर, और आज की तारीख में सर्किट में आई नॉट करंट फ्लो हो रही है। वो हो रहा होगा पहले से कोई बैटरी वगैरह लगी होगी, तो बैटरी ने यहाँ पे आई नॉट करंट इंडक्टर में सेटल करी थी, फिर आपने स्विच वगैरह हटा खोल दिया, मतलब बैटरी को पिक्चर से हटा दिया, तो अब इंडक्टर में करंट डिके होनी शुरू होगी। आज शुरुआत करते समय इंडक्टर में करंट है आई नॉट। आपको ये बताना है कि अगर t बराबर 0 आप घड़ी शुरू कर दी तो दो टाइम कांस्टेंट में, टाइम कांस्टेंट तो जानते हैं आप, अभी बताया था टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर एल बाई आर। तो 2 टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज इस सर्किट में फ्लो कर जाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो क्लास को रोकें और ये जवाब निकालने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, देखिए ऐसा हुआ कि आप यहाँ पर करंट लिखेंगे आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपान एल, ठीक है। किसी टाइम टी पर करंट ऐसे लिखेंगे। अब यही सब पढ़ रहे हैं भाई, ठीक। अब क्या हुआ, 2 टाइम कांस्टेंट में चार्ज कितना फ्लो होगा। देखो भाई ऐसा है, डी क्यू बराबर होता है आई डी टी, जो चार्ज फ्लो होगा बराबर करंट इनटू टाइम। ये तो कोई छोटे से टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा, डी टी समय में जो चार्ज फ्लो हुआ वो चाहिए हमें, तो 2 टाइम कांस्टेंट में चार्ज जो फ्लो हुआ वो निकालना है। तो डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी, वही छोटे छोटे टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा उसको लिख के जोड़ते जाइए, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए और उससे आपको ये चार्ज जो फ्लो हुआ सर्किट में वो मिल जाएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी टाइम 0 से 2L बाई आर, एक टाइम कांस्टेंट L बाई आर, 2 टाइम कांस्टेंट 2L बाई आर। चाहिए। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि भाई ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको माइनस का टी अपान टाउ लिख लें और टी बराबर 2 टाउ लिख लें। टाउ तुम जानते हो, टाउ कितना है L बाई आर, ये अलग से लिख लिया। वो दो चीज़ें क्या लिखूं, आर भी है एल भी है, तो हटाओ, मैंने कहा एक सिंगल टाउ लिख लेते हैं। चलिए अब क्या करें, अब यहाँ रखिए, तो डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपान टाउ डी टी टाइम 0 से 2 टाउ तक। ओके, कांस्टेंट है आई नॉट, बाहर निकाल लो और इसका इंटीग्रेशन
ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ डिवाइडेड बाई -1/टाउ। ये आपका इंटीग्रेशन 0 से 2 टाउ। अब ये कैसे आया ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इस टाइप से होता है कि अगर इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी है तो ये तो होता है ई की पावर टी, और इंटीग्रेशन ई की पावर के टी डी टी है तो ये होता ई की पावर के टी अपान के। अब ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर समझो के की जगह क्या है, -1/टाउ है। इस वाले में के की जगह -1/टाउ है। ठीक, चलो हमें इससे मतलब नहीं है तो मैंने ऐसे ही बता दिया है। जिनको पता है ठीक, नहीं पता है कोई बात नहीं भाई। ये मान लो हाँ ऐसे इंटीग्रेशन किया जाता है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन पे तो फोकस नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दें और इंटीग्रेशन पे पहुंच जाए। ठीक, तो क्या करूं मैं, तो मैंने ठीक है भाई इसको ऐसे लिखो, माइनस टाउ ऊपर ले लो, माइनस टाउ आई नॉट ई की पावर -t/टाउ 0 से 2 टाउ। अब लिमिट रखो, आई बराबर माइनस का टाउ आई नॉट ई की पावर -2। देखो ये यहाँ रख दोगे तो ये 2 टाउ यहाँ रखोगे तो ई की पावर -2 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ रखोगे तो ई की पावर 0 आ जाएगा। ई की पावर 0 होता है 1, तो आई बराबर माइनस का टाउ आई नॉट, ये 1/e² और -1 माइनस अंदर डाल दो। सॉरी ये आई कहाँ है भाई, ये तो डेल्टा क्यू चल रहा था हमारा। हाँ, वो करंट लिख रहे थे ना बार बार, तो वही चीज़ आ गई, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बराबर ये, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरे पास आ रही है टाउ आई नॉट 1 - 1/e²। जहाँ तक टाउ की बात है वो आप L/R रख सकते हैं, यहाँ पर वो रख दीजिए। तो डेल्टा क्यू बराबर L आई नॉट अपान R 1 - 1/e²। ये आपका आंसर आ गया। हमने ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये सवाल किया जा सकता है, जिसमें करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है आपने वो लिखा, और उसके बाद इंटीग्रेशन करके चार्ज निकाल लिया है। देखिए ये करंट का टाइम साथ वेरिएशन है, और डी क्यू बराबर आई डी टी, उससे इंटीग्रेट करके चार्ज निकाल लिया। हाँ ठीक है, थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ा तो सही है, जो भी है वटेवर। तो ऐसे काम किया जा सकता है। इसी सवाल को हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो देखते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, पहले ये चीज़ जितनी आपके सामने है इसको नोट कर लीजिए, क्लास को रोकें, ठीक से कॉपी में नोट कर लें, फिर दूसरा तरीका देखते हैं। हाँ जी, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पर चार्ज की कैलकुलेशन के लिए। मैं अभी देखो ऐसा है, आप अगर यहाँ सर्किट में करंट की बात करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो होगी, आई बराबर आई नॉट ई की पावर -t/टाउ। हाँ सही है। अब ये बताओ कि ये करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही होगी, मान लीजिए किसी टाइम t पे आपने सर्किट को देखा, L है, R है, I है, ये बताओ यहाँ पे करंट फ्लो कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। कोई EMF होना चाहिए ना, तो कोई बैटरी दिख तो रही नहीं है, तो हम सबको पता है हाँ बैटरी है, दिख नहीं रही है। किसके, ये इंडक्टर, इंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF वाली बैटरी है। हाँ सही है, इंड्यूस्ड EMF वाली बैटरी है, उसके कारण ये करंट फ्लो हो रही है। यस, तो मैंने कहा ऐसा है कि I इज ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर। चाहिए। अब मुझे एक ये बात पता है कि अगर कहीं पर EMF इंड्यूस हो रहा हो कि सर्किट में, और इंड्यूस्ड EMF के कारण करंट फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इंड्यूस्ड EMF के कारण सर्किट में जो चार्ज फ्लो होता है उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा ये एक्सप्रेशन है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाई बाई आर। ठीक है, ये रिजल्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है। चार्ज फ्लोन इन लूप ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF। समझे? हाँ बिल्कुल सही बात है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट के साथ लिंक है वो निकाल लो आज, और थोड़ी देर के बाद फ्लक्स में जितना चेंज हुआ वो देखो, उसे अपने लूप के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, हो गया काम। हाँ बिल्कुल, ये पढ़ा है हमने, ये EMI खूब पढ़ा हुआ, ये चीज़ हमने बताई गई थी हमें।
तो मैंने कहा यार यहाँ यही तो चक्कर है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जो है वही तो करंट फ्लो करा रहा है, तो उसके कारण चार्ज का फ्लो इससे निकालो ना, वो इंटीग्रेशन वगैरह के चक्कर में कहाँ पड़े हो। सही। तो एक काम करते हैं, t बराबर 0 से t बराबर 2 टाउ तक की बात करनी है ना। चलिए, तो t बराबर 0 उस समय सर्किट में करंट कितनी थी, I नॉट। उस समय जो फ्लक्स था वो कितना था, Li, यानी कि Li नॉट। यही तो होता है, फाई बराबर Li। याद नहीं याद है, इंडक्टर में करंट आई फ्लो कराओगे तो फ्लक्स Li ही तो होगा। और t बराबर 2 टाउ तक आते आते करंट क्या हो जाएगी, 2 टाउ रखो इसमें, तो I नॉट ई की पावर -2 यानी I नॉट अपान ई स्क्वायर। तो ये फाई 2 बराबर Li यानी कि Li नॉट अपान ई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। अब ये देखो फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स में चेंज कितना हुआ भाई, डेल्टा फाई। जो बड़ा इसमें छोटे घटा दो, फाई 1 माइनस फाई 2 कर दो, तो ये हो गया Li नॉट 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। लो भाई, और सर्किट में रेजिस्टेंस है वो तो आपको पता है ही, R दिख ही रहा है। तो अगर ऐसा कर दोगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ गई, Li नॉट अपान R 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। लो भाई, जवाब तो वही आएगा, जवाब में ऐसा कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब ये मिटा दिया मैंने यहाँ पे, वरना देख लेते क्या था जवाब। ठीक है, खैर सेम ही होना चाहिए। तो Li नॉट जो फ्लक्स है वो स्टार्टिंग में था, जो इस इंडक्टर के साथ एसोसिएटेड था, और 2 टाइम कांस्टेंट के बाद जब करंट घट गई तो फ्लक्स भी घट गया। तो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ वो आपने देख लिया, और फ्लक्स में चेंज अपान रेजिस्टेंस लूप का वो डाल दिया, तो आपको पता चल गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण कितना चार्ज फ्लो होगा। अच्छा, एक और चीज़ पे यहाँ पे फोकस करेंगे। मैंने जब ये चीज़ बताई थी तो भूल गए होंगे ज़्यादातर लोग, तो याद दिलाता हूँ कि ये जो है, ये बात भी बताई गई है कि ये चार्ज इस तरीके से कैलकुलेट आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो है करंट फ्लो हो रही है, सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर सर्किट में कोई और बैटरियां एक्सटर्नल वगैरह ऐसी मौजूद हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का पार्ट नहीं है, तो आप सर्किट में जो चार्ज फ्लो होगा वो इससे नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो अभी तो और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को एक चीज़ बता दो तो वो हर जगह भी लगाता रहता है। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि कहाँ ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो आप पहले इतनी चीज़ जो है वो क्लास को रोकें और ठीक से कॉपी में नोट करें। हाँ जी, तो हमने एक बैटरी ली, रजिस्टर लिया, इंडक्टर लिया, ये स्विच है, स्विच आज खुला हुआ है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, सर्किट का टाइम कांस्टेंट ये है। आप स्विच को क्लोज कर दो ताकि करंट यहाँ फ्लो होने लगे। तो ये करंट की ग्रोथ वाला केस है, वो डिके वाला नहीं, ग्रोथ वाला केस। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि भाई जब स्विच को क्लोज कर देंगे करंट फ्लो होने लगेगी, तो चार्ज फ्लो होने लगेगा, तो कितना चार्ज फ्लो होगा t बराबर 0 से t बराबर 2 टाउ के बीच में, बताइए। तो अगर आप इस सर्किट में करंट की बात करते हैं तो I बराबर ऐसे लिखेंगे, I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान टाउ, जहाँ पर I नॉट जो है वो होगा E बाई आर, और टाउ जो है वो तो मैंने ऊपर लिखा ही है, क्या, L बाई आर। अगर कोई मुझसे कहता है 0 से 2 टाउ के बीच में कितना चार्ज फ्लो होगा ये बताइए, तो डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक, 0 से 2 टाउ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करेंगे और जवाब आ जाएगा। इससे जो आंसर आएगा वो हमारा नोट कर लिया हमने। अब किसी ने कहा भाई ये इंटीग्रेशन करने के बजाय हम वैसे ही कर लें, फ्लक्स में चेंज अपान आर। तो अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप t बराबर 0 पर सर्किट में करंट देखेंगे तो वो मिलेगी 0, और फिर उस समय जो फ्लक्स होगा इंडक्टर के साथ फाई 1 वो होगा Li यानी कि 0, और t बराबर 2 टाउ पर अगर देखोगे तो सर्किट में जो करंट है वो हो जाएगी I नॉट 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। तो फ्लक्स जो है वो हो जाएगा Li यानी कि Li नॉट 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। अब का भाई फ्लक्स में चेंज, ठीक, तो बड़ा ये छोटा ये घटा दिया तो वो आ गया Li नॉट 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, और चार्ज जो फ्लो होगा वो डेल्टा फाई मॉड डेल्टा फाई अपान आर करके निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे नहीं, ये गलत तरीका है, ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि
इसमें जो करंट को फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार है वो सिर्फ इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। देखो यहाँ ठीक है, स्विच क्लोज करोगे करंट फ्लो होगी तो इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, बट क्या सर्किट में करंट सिर्फ और सिर्फ वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो करवा रहा है? नहीं। सर्किट में फ्लो जो करंट हो रही है, सर्किट में फ्लो जो चार्ज हो रहा है, उसको कंट्रोल करेगा, गवर्न करेगा दो बैटरियां। एक बैटरी इसके अंदर ये वाली जो दिख रही है और दूसरी इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली जो नहीं दिख रही है। अगर सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बैटरी हो तो उसके कारण जो चार्ज फ्लो होगा वो आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये एक दूसरी बैटरी मौजूद है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बैटरी नहीं है, तो इसका भी तो असर होगा, तो इसके असर को इससे कंसीडर नहीं किया जा सकता है। समझे? ये चीज यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर मॉड डेल्टा फाई बाई आर इज नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज flow of charge is due to induced EMF and कैपिटल E। समझे? दो चीजों के कारण यहां पर करंट फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो हो रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा जो बैटरी कैपिटल ई आप में लगाई हुई। तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट वाली चीज आप सिर्फ इससे नहीं पता कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए है। ये भी लिख देता हूं, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ओनली। समझे? जब चार्ज जो है वो सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण फ्लो होगा। तो ध्यान रखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अलावा अगर कोई बैटरी वगैरह है तो नहीं लगाएंगे। हालांकि इसको भी लगाने का एक तरीका है यहाँ पर, बट हम उस चक्कर में पड़ते नहीं है। बेमतलब कॉम्प्लिकेट क्यों करें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो इससे निकालें और बैटरी के कारण जो चार्ज, इसके कारण जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो निकालें, फिर दोनों का नेट निकालें, तब जाके जवाब आएगा। तो मैं उस सब चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि कब ये चीज़ लगा सकते हैं, कब ये चीज़ नहीं लगा सकते। ठीक? तो क्लास को रोकें और ये चीज़ आपके सामने, इसको साफ साफ कॉपी में नोट कर लें, फिर देखते हैं आगे।